हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आप दोस्तों के कुछ सवालात हैं, जल्दी जल्दी मैं इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊं। और ज़हन में रखिएगा, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑलवेज़ यही कहता हूं कि आप मेरे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ किसी भी वकील के पास आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप जा सकते हैं। अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो हम लोग जो है वो फ़ोन एडवाइस के या ऑफिस मिलने की फ़ीस चार्ज करते हैं जी। चलिए पहला सवाल ये है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मैं यूके केयर वीज़ा पर आई थी लेकिन मुझे काम नहीं मिला और इसलिए मैं वापस आ गई पाकिस्तान। मेरे साथ एक डिपेंडेंट था, फेक मैरिज की थी, लेकिन मैं अब चाहती हूँ वो डिपेंडेंट बैन कर सकूँ बिकॉज़ वहाँ वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, दिस एंड दैट उधर इन्वॉल्व था। तो प्लीज़ मुझे इतना बता दें कि अब कैसे हो सकता है। नंबर एक तो ये है कि आप यूके में आप आई, साथ में आप जो था आपने जो जैसे मेंशन किया कि आप एक मेरे साथ एक डिपेंडेंट था, फेक मैरिज थी। सो अगर आपने फेक मैरिज की सो दैट्स मीन कि आप खुद जो था उस तरह के क्राइम में मुलव्वस थी। सो इस तरह का जो जुर्म होता है जिसमें आप फेक मैरिज करते हैं वो उसमें आप टेक्निकली तौर पे खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। और सेकंड ये आ गया कि अब आप को ये लग रहा है कि जी कि आप चली गई वापस केयर होम के ऊपर, आपको जॉब नहीं मिली। जो आपका डिपेंडेंट था वो अब यूके में खुश है, वो वहाँ पे यहाँ पे काम कर रहा है जी, और आप चाहती हैं उसको बैन कराना और बाकी चीज़ें करना। सो इसलिए गुनाह करने से पहले, क्राइम करने से पहले खुद अपनी तरफ अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं खुद गलत काम कर लेते हैं और उसके बाद जिस वक्त दूसरे बंदे को सेटल होते हुए देखते हैं तो फिर वो कहते हैं जी कि कख नहीं रहा साडा ते तीला ना रवे किसी का। सो इस तरह जो है गलत चीज़ें होती हैं। आपको पहले ही इस तरह का इलीगल काम नहीं करना चाहिए था। अब आप उनको किस बेस के ऊपर निकलवाएंगी जी? कैसे साबित करेंगी कि वो इस तरीके से वो गलत एक्टिविटी में, अगर वो गलत एक्टिविटीज़ में कोई शख्स इन्वॉल्व है तो वो यहाँ के कानून के मुताबिक जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी गलत एक्टिविटीज़ को पकड़ें। हाँ, अगर वो कानूनी तौर पे आपके मैरिज में थे, अगर वो आपका रिलेशनशिप था, या जैसे आप कि वो स्टिल अगर यूके लॉज के मुताबिक आपके वो डिपेंडेंट हैं, तो देन किसी भी वकील से रब्ता कीजिए अपनी लीगल एडवाइस लीजिए अपनी सिचुएशन के मुताबिक। देन जो है आप होम ऑफिस के थ्रू जो है उनका वीज़ा जो है उसको रिवोक करवा सकती हैं। उनका कंट्री से तो कोई किसी का, कोई भी किसी का बाप भी किसी को नहीं निकलवा सकता। ये यूके है, यहाँ पे आप किसी की गैर कानूनी एक्टिविटीज़ की बेस के ऊपर होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और वो आपसे उनका वीज़ा रिमूव कर देंगे। देन दे आर इंडिपेंडेंट। हाँ, उनका वीज़ा कैंसलेशन की हद तक बात पहुंच सकती है, लेकिन आप यू नीड अ लीगल एडवाइस। सर काइंडली टेल मी, आफ्टर बायोमेट्रिक वीएफएस की तरफ से कोई कॉल आए, वो मिस हो जाए तो कोई इशू नहीं होता? क्या इशू होता है? और वो कॉल करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा? कॉल मिस होगी तो क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने तो कॉल करनी होती है कि भाई साहब आपका केस का फैसला आ गया है, अपने कागज़ चुको तो जाओ काम करो। और की अगर आपकी कॉल मिस हो गई है उन्होंने, और कोई उन्होंने आपको वहाँ पे कोई बुलवा के कुछ चाय या कॉफ़ी थोड़ी पेश करनी है। उन्होंने आपको कॉल करते हैं कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आके ले जाएँ। अगर आपसे मिस हो गई है तो 2-4 दिन बाद वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लीजिएगा। और क्या अच्छी खबर क्या है या बुरी क्या? सर असाइलम टेम्परेरी अकोमोडेशन मिलने के बाद अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करे तो पॉसिबल है? किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है जी? ये कई लोगों के, हमारे दोस्तों के की ख्वाहिशात जो हैं वो जिसको कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत से निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। सो असाइलम टेम्परेरी अकोमोडेशन मिलने के बाद अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करे, आजकल लोग जो हैं ये एक दूसरे की रिपोर्टिंग के बड़ा चक्कर में रहते हैं। मैं फलां की रिपोर्ट कर दूं, वो उसको यहाँ से शायद डिपोर्ट कर देंगे। फलां के मैं इस तरीके से कंप्लेन करूंगा तो इस तरीके से जो है वो फलां के साथ ये होगा। भाई साहब आपके असाइलम की टेम्परेरी अकोमोडेशन हो, डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट हो, किसी की कंप्लेंट के साथ, किसी की शिकायत के साथ जो है गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट्स को, होम ऑफिस को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कहन लगा सा कि जुत्ती ते भी नहीं लिखते। चलो जुत्ती ये वाला सही है
कि वो कुछ मैं कहना तो और सी, लेकिन चलो जुत्ती दा सी पासो, उनको कोई गर्ज नहीं होती। आप किसी के खिलाफ जितनी मर्जी स्टेटमेंट दे दें, जितनी मर्जी सॉलिड एविडेंस दे दें, गवर्नमेंट जो होती है, होम ऑफिस जो होती है, उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है। वो उसके मुताबिक केस को जांचते हैं, पड़तालते हैं, वो देखते हैं कि क्या है सारा। सो इस तरीके से अगर शिकायतें लगाने पे, कंप्लेंट फाइल करने से अगर काम होते हों, तो ये पूरा यूके खाली हो, ये पूरा कनाडा ही खाली हो, कोई बंदा यहाँ पे रहे ना, यहाँ पे किसी को कोई रहने ना दे। जिड्डे साडे लोग एक दूजे दियां लत्तां खिंचते हैं। आपको पता है ये वहाँ पे क्यामत वाले दिन वो जो वो सुना होगा आपने लतीफ़ा कि जी के वो हर एक दोज़ख में ना वो कुएं में जो फेंके हुए थे ना, तो हर एक दे उत्ते उत्ते उन्होंने खड़े कीते सी अल्लाह जी ने बंदे के जी के जेड़ा खूह चो बाहर निकलने की कोशिश करे उन्होंने सोटा मार के डंडा मार के थले सुट दो। तो जो हमारे देसियों का कुआं था ना, खूह जड़ा सी जिहदे ओहदे उत्ते किसी की कोई ड्यूटी नहीं लगी सी। तो फरिश्ते ने पूछा कि जी भाई यहाँ पे क्यों नहीं किसी की ड्यूटी लगी? उन्होंने कहा जी इसलिए नहीं यहाँ पे ड्यूटी लगी, ये कौम ऐसी है, ये आपस में एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। सो हमारे लोग जो है जब यूके में पहुँच जाते हैं तो उनके अपने बहन भाई रिश्तेदार जो यहाँ पे यूके में हो वो सड़ सड़ ऊंझी मर जाते हैं। और जो बाकी रह जाते हैं पीछे, फैमिली जो लोग छोड़ के आए होते हैं ना, जो कज़न है, चाचे के बच्चे, मामे के, ताए के, ये वो उत्थे ही एवं मौलवियां को तवीज़ धागे करवाएंगे। वो जी साडा भरा कज़न चाचा मामा वो जो चला गया बाहर, वो तो इंग्लैंड पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया, उन्हें पता नहीं किहड़ियां उत्थे उन्हें जाके इत्थे पता नहीं किहड़ियां तोपां चला लैनियां ने कि पता नहीं एक हत्थ दे विच इस तरह उन्हें गोरियां मेमां दियां बाहां फड़ियां ते दूजे हत्थ च पाउंड फड़े ने ते डॉलर फड़े ने। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੜੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਮਾਂ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ही कोई पाउंड डॉलर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। सुबह से लेके रात तक लोग 12-12 घंटों की शिफ्टें करके रात का रोटी पूरी कर लें, ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। घर का रेंट यहाँ पे कर लें, घर के गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है, बाकी और मामलात हैं। ये जितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं, केयर होम के वीज़े पे लोग आए हैं, बाकी इनका तो रेंट नहीं पूरा हो रहा। यहाँ पे वो सिर्फ क्या है, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ लंडन ब्रिज देख गए हैं, सज्जे खब्बे जाके सेल्फी ला देनी है। वो सेल्फी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ सेल्फी लगाते हैं ना आप लोग, ये जो फोटो लगा देते हैं या बाकी लगाते हैं, वहाँ पे ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੂੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ बेड़ा गर्क हो जाए ਉਹਦਾ। ਉਹ भाई वो आप यहाँ पे लोगों को की ज़िंदगी आसान नहीं है, तो अपनियां जड़ा ਤੁਹਾਡਾ जैलसपन है ना उसको ख़त्म कर दें। सो कुछ नहीं होगा, आपकी सड़ने से कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा चलिए, मैं तो लैक्चर दे ही जाना तो कईयां ने उत्तों लंघी जाना, कोई फ़ायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर असाइलम क्लेम किया हुआ है, ड्यूरिंग असाइलम हम वर्क परमिट पर कन्वर्ट हो सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई ये है कि आप अगर जो असाइलम क्लेम किया हुआ है उसके बाद क्या वर्क परमिट पे असाइलम क्यों क्लेम किया था, असाइलम से पहले आपका क्या लीगल स्टेटस था, वो मैटर करता है। क्या आप स्टूडेंट आए थे, फिर स्टूडेंट के बाद क्या आपने कंप्लाइंस पूरी कर ली, क्या आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर दी, क्या आपकी अटेंडेंस जो थी वो शॉर्ट थी वो आपने मुकम्मल कर दी। सो वो डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर, क्या आपकी केस की डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। सो अभी जो आपका असाइलम है वो पेंडिंग है, अभी तक असाइलम डिसाइड नहीं हुआ, आपके क्या सर्कमस्टांसिस है। सो इस तरह की सिचुएशन में यू नीड अ लीगल एडवाइस जो है। सर प्लीज़ रिप्लाई, मैं क्या है जी, सर मेरी कंपनी ने जुलाई से मेरा डिफाइन कोर्स अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, काइंडली गाइड करें। मैं क्या गाइड कर सकता हूं, ये आपकी कंपनी ने आपका कोर्स अप्लाई किया, क्या वाकया ही कोर्स अप्लाई किया, उसमें क्या उन्होंने लिखा, क्या कंपनी का लीगल स्टेटस था, आपके क्या सर्कमस्टांसिस थे, फिर वो उसमें उन्होंने जो एप्लीकेशन का फॉर्म जो भरा वो उन्होंने क्या भरा। सो इस ऑल डिपेंड्स के जी वो किस तरीके का जो है वो कोर्स अप्लाई होता है, डिफाइन हो या अनडिफाइन हो। बहुत से लोग जो हैं वो उनकी अपनी गलती की वजह से बाज़ का डिले हो रहा होता है, टेक्निकली तौर पे डिले उसमें है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाज़ का लोगों की अपनी गलती से भी डिले होता है जी। मैं यूके हस्बैंड मैरिड बिफोर हिज डिवोर्स, क्या है जी के क्या फॉर्म एंड वी मैरिड इन पाकिस्तान एंड वी रजिस्टर्ड ओवर मैरिज एंड सो कैन वी अप्लाई फॉर फियांसे वीज़ा
मुझे आपके कोई सवाल की समझ नहीं आई। द सिंपल आंसर इज़ कि अगर एक शख्स यूके में ऑलरेडी मैरिड है, चाहे वो मैरिज वीज़ा पे आया था या किसी और वीज़ा पे आ गए, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स में वो मैरिड है अगर, तो उसके लिए डिवोर्स का सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट होता है। नंबर 1 है डिवोर्स का सर्टिफिकेट। नंबर 2, वो चाहे फियांसे का वीज़ा अप्लाई करें या वो स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करें। स्पाउस के वीज़े के लिए मैरिज का रजिस्टर्ड होना मस्ट है, कंपल्सरी है। और फियांसे वीज़ा के लिए भी आपको एविडेंस दिखानी पड़ती है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो दूसरी पार्टी से कैसा है, कब का है, क्या किस तरीके से आप लोग राब्ते में हैं, सोशल मीडिया के थ्रू राब्ते में हैं, वीडियो कॉल पे हैं, फ़ोन पे हैं, क्या आप आपस में रिश्तेदारी है आपकी। सो बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो इसलिए चाहे आपकी कोई सी भी एप्लीकेशन हो, स्पाउस की हो, फियांसे की हो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा की हो, बहुत सी एप्लीकेशन में आपकी एक छोटी सी गलती जो होती है वो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, लंबा पड़ जाते हैं। आप एप्लीकेशन आप लोगों की रिफ्यूज़ हो जाती है, फिर उसके बाद बहुत सी एप्लीकेशनों में राइट ऑफ अपील नहीं होता, बहुत सी एप्लीकेशनों में एडमिन रिव्यू इतना लंबा होता है कि लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। सो इसलिए मैं ऑलवेज़ यही कहता हूं कि आप जहां पे गवर्नमेंट की फ़ीस पे कर रहे हैं, जहां पे आप अपना मेंटली स्ट्रेस ले रहे होते हैं, जहां पे आप मेंटली अपने लिए हेडेक क्रिएट कर रहे होते हैं, फैमिलीज़ का टेंशन, बहुत चीज़ें और इन्वॉल्व होती हैं। सो वहाँ पे वकील की फ़ीस बचाने की खातिर जो है अपनी तबाही जो है वो मत लेके आया करें। लेकिन वकील जो हैं वो भी आप देख के, आप, मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा कोई अच्छा वकील हूँ या कुछ और, बहुत बहुत सीनियर बड़े बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे वकील बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। सो इसलिए जो है वो जैसे मार्केट में जाते हैं ना पहले आप, तो वहाँ पे जाके पहले ऑलरेडी तो फल फ्रूट लवो ना, तो ਤੁਸੀਂ कभी गंदे टमाटर या एवं चीज़ां चुक के पाइयां ने, एवं चुकी जाओगे, देखोगे सख्त है, फलां है, ये वो सारा फल फ्रूट हर चीज़ बड़ा नाप तोल के करेंगे। वकील वाली जड़ी ना थोड़ी मत वज जाती हैगी है, वो जी वो फलां वकील को हमने पकड़ लिया, वो जी वो एडवर्टाइज बड़ा अच्छा किया हुआ था, या बहुत बड़ी फर्म थी, बड़ा चेंबर नज़र आ रहा था, फलां ने रिकमेंड किया, फलां। बिल्कुल नहीं रिकमेंडेशन, नो रिकमेंडेशन। मैंने आज तक कभी मैं क्रिमिनल लॉ को या बाकियों को मैं इतना डील नहीं करता। मेरा मोस्ट प्रैक्टिस जो है वो फैमिली लॉ या इमिग्रेशन की है। मुझे कई लोग कहते हैं जी आपका ये बेनिफिट्स का या बाकी कोई वकील दोस्त है, नहीं। ये जी ये फलां मैटर आप किसी को रिकमेंड करेंगे, नहीं। और भाई मैं तो बार्बर शॉप कहीं से किसी ने कटिंग करानी हो, मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करता। मुझे क्या पड़ी है, मैं किसी का जो अजाब है वो मैं अपने पे झेलूं। जो मैं हूं, बात खत्म। उसमें यह है आप खुद से जांच पड़ताल किया करें। मेरा दोस्त है जी, उसने मुझे कहा फलां वकील बड़ा अच्छा है, और भाई हो सकता है उसने उससे कोई कब्ज की दवाई ली हो, वो दोस्त से जो उसने आपको कह दिया जी आप फलां के पास चले जाओ, वो आप गए, आपका षड्यंत्र। लोगों के कहने पर मत जाया करें, आप अपनी जांच पड़ताल किया करें, उसके बाद जो है फिर वो वकील को एंगेज किया करें, केस को डिस्कस किया करें, मुख्तलिफ ऑप्शंस को देखा करें, फिर देखेंगे क्या आपको प्रैक्टिकल एडवाइस क्या मिल रही है, उसके मुताबिक काम किया करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।